कोई बंदूक लेकर गया। मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। यूक्रेन रुक नहीं रहा है और चेतावनी का समय अब खत्म हो चुका है। कुछ ही दिन पहले मॉस्को में एक बड़ी संकट आ गई थी। 12 क्षेत्रों में एक बड़े यूक्रेनी हमले के बाद बिजली चली गई, जिससे 20,000 रूसी सुरंगों में फंस गए और सड़कों पर सारी आवाजाही रुक गई। जब पुतिन इस घबराहट को संभालने की कोशिश कर रहे थे, तब यूक्रेनी ड्रोन बलों के प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि यह कोई अस्थायी असुविधा नहीं है। यह नई हकीकत है। इस सर्दी में रूस में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती होने वाली है। उस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन ने अपना वादा पूरा कर दिया। उन्होंने वही किया जैसा कहा था और बड़ा हमला शुरू किया। एक रात में यूक्रेनी ड्रोन ने रूस के 5 पावर स्टेशन पर हमला किया, जिससे लाखों घरों की बिजली कुछ सेकंड में चली गई। लेकिन यूक्रेन यहीं नहीं रुका। उन्होंने मॉस्को में स्थित मुख्य पाइपलाइन को भी उड़ा दिया, जो रूसी सेना तक लाखों टन ईंधन, डीजल और पेट्रोल पहुंचाती थी। संदेश साफ था, अब रूसी पिछला इलाका सुरक्षित नहीं है। पुतिन अपनी सेना या अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा नहीं कर सकते। क्रेमलिन बेबस है। मेरा नाम सैम है और यह आपका यूक्रेन अपडेट है। आइए बात करते हैं उस यूक्रेनी ड्रोन हमले की, जिसमें 5 रूसी पावर स्टेशन तबाह हुए। यह हमला यूक्रेन की ताकत दिखाने के लिए नहीं था। हमले से कुछ घंटे पहले रूस ने यूक्रेनी नागरिकों पर हमला किया, जिसमें 15 मारे गए और 20 घायल हुए। यह पिछले कुछ महीनों में यूक्रेनी नागरिकों के लिए सबसे घातक दिनों में से एक था। तो जैसा कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पिछले महीने ही वादा किया था, यूक्रेन हर बार रूस द्वारा यूक्रेनी ऊर्जा या नागरिकों पर हमला करने पर जवाबी हमला करेगा। इसी कारण यूक्रेनी ड्रोन रूसी पावर स्टेशनों पर हमला करते हैं। ये उन क्षेत्रों में से एक है जो हमले में थे। हमले के बाद ऐसा दिख रहा था। मुझे नहीं पता, मैं वीडियो बना रहा हूँ। वहाँ एक फैक्ट्री और पार्किंग लॉट है, लेकिन आप कुछ नहीं देख सकते। 2 लालटेन जल रही हैं, बस इतना ही, कहीं भी कोई रोशनी नहीं है। अब यह एक बहुत बड़ी हड़ताल थी, जिसमें दक्षिण और उत्तर के कई अलग अलग क्षेत्रों में 5 पावर स्टेशन प्रभावित हुए। संभवतः लाखों घरों में बिजली नहीं है। इससे पहले कि हम इसकी घातकता पर बात करें, मैं आपको 31 अक्टूबर हैलोवीन रात यूक्रेन के हमले के बाद का दृश्य दिखाता हूं। अब हमने इस हमले के बारे में उसी समय बात की थी जब यह हुआ था। हमने बताया था कि यूक्रेन ने इसे कैसे अंजाम दिया और उन्होंने किस तरह का नुकसान किया। ये वही रिपोर्टें हैं जो हमें अगले दिन मिली, जब रूसी नई हकीकत के साथ जागे। भारी ब्लैकआउट्स ने मॉस्को को पंगु बना दिया। इससे रूसी राजधानी में मेट्रो ट्रेनें और ट्रैफिक रुक गया। मॉस्को ओब्लास्ट के 12 क्षेत्रों सहित केंद्रीय मॉस्को शहर में ब्लैकआउट हुआ और इसी वजह से कारोबार बंद हो गए, दफ्तर बंद हो गए और यहाँ तक कि कुछ सरकारी इमारतें भी बंद हो गई। इसके अलावा ट्रॉली, ट्राम और यहाँ तक कि ट्रैफिक लाइट्स भी दिन भर के लिए बंद रहीं। सबसे बुरा यह था कि 43 ट्रेनें सुरंगों में फंसी थीं। तो जब बिजली चली गई, वे सुरंग के अंदर थे और वहीं फंसे रह गए और उन ट्रेनों में 20,000 यात्री थे। यात्रियों को दमकल विभाग द्वारा बाहर निकाला गया क्योंकि बिजली जल्दी वापस आने वाली नहीं थी। अब जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, यह पिछले कुछ महीनों में यूक्रेनी बलों द्वारा किया गया सबसे बड़ा हमला था। 700 शायद 800 ड्रोन रूस के अंदर गए और इसी वजह से जो नुकसान हम देख रहे हैं वो इतना ज्यादा था। राजधानी के लाखों लोग उस हमले का दर्द महसूस कर रहे हैं जिसे पुतिन ने शुरू किया था। लेकिन देखिए, ब्लैकआउट्स ने वास्तव में रूसी सेना को कोई असर नहीं पहुंचाया। हालांकि वह हैलोवीन की रात थी और यूक्रेन सभी को तोहफे बांट रहा था। तो वह छोटी रूसी सेना को कैसे भूलता। इसी वजह से उनके लिए खास ऑपरेशन रखा गया था। यह देखिए, यह कोल्ड सेवोएल पाइपलाइन है। यह मॉस्को की 3 पाइपलाइनों का समूह है, जिसका उपयोग रूसी सेना जेट ईंधन, डीजल और पेट्रोल ले जाने में करती है और वे इसका बहुत अधिक इस्तेमाल करते हैं। हर साल लाखों लाख टन ये सामग्री यहाँ से ले जाई जाती है। हैलोवीन पर यूक्रेन ने तय किया कि वह इन्हें एक साथ उड़ा देगा। अब इस सब का सबसे बुरा हिस्सा यह है कि पुतिन जानते थे कि ये पाइपलाइनें कितनी महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए उन्होंने एंटी ड्रोन जाल और सशस्त्र सुरक्षा तैनात की ताकि हमले की स्थिति में पाइपलाइन सुरक्षित रहे।
दुर्भाग्यवश यह सब बेकार गया। फिर साबित हुआ कि पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मन रूसी सेना ही है। मतलब अगर जाल ड्रोन को नहीं रोक पा रहा तो उस पर करोड़ों खर्च करने का क्या फायदा। अब क्रेमलिन के लिए हालात और भी खराब हो गए। इन हमलों के बाद यूक्रेनी ड्रोन बलों के प्रमुख ने पुतिन के लिए एक बहुत ही सार्वजनिक संदेश दिया, और ये कोई ऐसी बात नहीं थी जो पुतिन सुनकर खुश हो। अब देखिए बस थोड़ा सा संदर्भ। यह संदेश हैलोवीन रात की ब्लैकआउट के कुछ ही घंटों बाद आया था। तो यह वह समय था जब मॉस्को रूसी नागरिक ब्लैकआउट का अनुभव कर रहे थे, और यही उन्होंने कहा, ब्लैकआउट यह डरावना नहीं है, यह थोड़ी असुविधा है, लेकिन इसकी आदत डाल लो। दलदली इलाके में आजाद पक्षी की उड़ान अनिश्चित होती है, इसीलिए इसे फ्री यूक्रेनी बर्ड कहते हैं। अब वह ड्रोन की बात कर रहा है। मैंने यूक्रेनी कंप्यूटर से अनुवाद किया था, व्याकरण थोड़ी गड़बड़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पक्षी यूक्रेनी रक्षा बलों के गहरे हमले के अन्य हिस्सों के साथ मिलकर आपको तेज और कुछ हद तक मजबूर अनुकूलन का वादा करते हैं, लेकिन आप संभाल लेंगे। मशालें, टॉर्च और मोमबत्तियां। वह अंत में कहते हैं, हम आपको हर उस पावर स्टेशन के बारे में नहीं बताएंगे जिसे पक्षियों ने निशाना बनाया है, बस सिद्धांत का पालन करें। रोशनी हल्की है लेकिन एक धमाका है। अंधेरी सर्दी। उन्होंने कहा था सूचित नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगली घटना बता दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एक बड़ा धमाका था। इस संदेश के कुछ ही घंटे बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, और जैसा कि हमने बताया पहले ही 15 यूक्रेनियन मारे जा चुके थे, तो यूक्रेन को जवाब देना पड़ा। और उनका जवाब था एक ही रात में 5 पावर स्टेशन को नष्ट करना। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर नक्शे में देख सकते हैं, यह हमला 5 अलग अलग क्षेत्रों में हुआ, और उनमें से 2 रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र के अंदर थे, जिन्हें रूस अभी नियंत्रित करता है। अब हमारे पास इन हमलों की बहुत सारी फुटेज हैं, लेकिन वे सभी एक जैसी दिखती हैं। यह बस अंधेरा है, तो मैं आपको बार बार काली स्क्रीन दिखाकर बोर नहीं करना चाहता, इसलिए हम सिर्फ सबसे दिलचस्प वाले पर ही चर्चा करेंगे। मेरे पास एक रूसी नागरिक की क्लिप है जो चाहता था कि रूसी सेना उस ड्रोन को गिरा दे जिसे वह रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन जैसा कि आप इस क्लिप में देखेंगे, सब कुछ अचानक अंधेरा हो जाता है। देखिए, देखो ये कितना चमकदार उड़ रहा है। देखो कितना चमकदार उड़ रहा है। अब वे इसे गिरा देंगे। वे किसी भी पल इसे गिरा देंगे। अब यह कुर्स्क ओब्लास्ट में था, और रूसी मीडिया के अनुसार इस हमले से लगभग 16,000 रूसी लोगों के पास बिजली नहीं है, और यह तो सिर्फ एक सबस्टेशन है। चलिए अगले पर चलते हैं, और यह लिपिट्स ओब्लास्ट में है। मुझे यकीन है कि मैं उच्चारण गलत कर रहा हूं, लेकिन बस इस क्लिप को देखिए। चलो साला। अब इस क्षेत्र में कितने लोग प्रभावित हुए, यह संख्या हमारे पास नहीं है, इसे बाद में गणना करेंगे। जो डेटा हमारे पास है उसके अनुसार रूसी पावर लाइनों से कितनी बिजली हटाई गई। अब अगला पावर प्लांट लुहांस्क में है, जो यूक्रेन का कब्जा किया हुआ इलाका है और रूसी नियंत्रण में है। देखिए, अब यह उन दुर्लभ मामलों में से एक है जहां इस क्षेत्र में रूस द्वारा नियुक्त प्रमुख ने वास्तव में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि यूक्रेन इस क्षेत्र में पावर प्लांट्स पर हमला कर रहा है, और इसके पीछे कारण यह हो सकता है कि यूक्रेन के हमले वास्तव में बहुत व्यापक थे। उन्होंने इस क्षेत्र के अलग अलग जिलों में 4 अलग अलग सबस्टेशनों को निशाना बनाया। यह खबर इतनी फैली कि रूस में भी लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। हमारे पास एक पूर्व रूसी जनरल हैं जिन्होंने 2014 में पुतिन को लुहांस्क और डोनेट्स्क कब्जा करने में मदद दी थी। वह जेल से इन हमलों पर ट्वीट कर रहे हैं। तो लगता है रूसी मीडिया भी इसकी कवरेज कर रही है, और इसी वजह से स्थानीय नेता को सामने आकर यह स्वीकार करना पड़ा कि यह यूक्रेनी मलबा नहीं था, बल्कि यह एक यूक्रेनी ड्रोन था। अब मैं जल्दी से यह बताना चाहता हूं कि इन हमलों में वास्तव में कितना नुकसान हुआ। तो हमारे पास रूस से सटीक जानकारी नहीं आ रही है, इसलिए मैंने खुद ही कुछ गणना की। अब यूक्रेनी सूत्रों के अनुसार उन्होंने लगभग 5000 मेगा वोल्टेज ऊर्जा अवसंरचना को निष्क्रिय कर दिया। ये मेरे जैसे आम लोगों को समझ नहीं आता। इसका क्या अर्थ है? मैंने देखा कि एक सामान्य रूसी घर 0.5 से 1 किलोवाट ऊर्जा इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब है यूक्रेनी सेना
द्वारा बताए गए नुकसान के आधार पर। जिन सुविधाओं को उन्होंने बंद किया वे 1 से 5 मिलियन घरों को बिजली दे सकती थीं। यह उनके उपयोग पर निर्भर करता है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि ये पावर प्लांट्स लाखों घरों को ही बिजली दे रहे थे, क्योंकि जाहिर है सिर्फ घर ही बिजली का इस्तेमाल नहीं करते। हमारी फैक्ट्रियां और दफ्तर एक सामान्य घर से अधिक बिजली खर्च करते हैं। लाखों घरों की संख्या दिखाती है कि रूसी ऊर्जा ग्रिड को कितना नुकसान हुआ। यह एक बड़ा झटका था। रूस को इसे फिर से शुरू करने में कुछ दिन या हफ्ते लग सकते हैं। यही सवाल है। पिछले वीडियो में लोगों ने पूछा था कि रूस को ड्रोन हमलों की मरम्मत में कितना समय लगता है, और दुख की बात यह है कि इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं उम्मीद कर रहा था कि उन्हें इसे ठीक करने में महीनों शायद सालों लग जाए, लेकिन आमतौर पर 1 महीने में वे कुछ भी ठीक कर सकते हैं। क्योंकि फिर से यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि ड्रोन का प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा नहीं होता, इसीलिए नुकसान सिर्फ वहीं तक सीमित रहता है जहां वे हमला करते हैं। अच्छी बात यह है कि यूक्रेन हर दूसरे दिन रात में हमला करता है। रूस जल्दी मरम्मत कर सकता है, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उन्हें तय करना पड़ता है कि किस रिफाइनरी की मरम्मत पहले करें और किसकी न करें। रूसी उद्योग की एक और समस्या यह है कि रूस के पास लगभग 34 रिफाइनरियां हैं। मुझे याद है ये पश्चिमी कंपनियों ने पश्चिमी उपकरणों से बनाए थे। रूस पर प्रतिबंधों के कारण अब उन्हें यूक्रेनी ड्रोन से खराब हुए रिप्लेसमेंट कंपोनेंट्स पाना मुश्किल हो गया है। इसका मतलब है कि कई रिफाइनरियां लगातार हमलों के कारण धीरे धीरे खराब हो रही हैं, क्योंकि रूस को कुछ कंपोनेंट्स नहीं मिल पा रहे। मुझे लगता है छोटे बाजार को नियंत्रित करना आसान है। आप जानते हैं, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा बाजार है, जैसे कि कैलकुलेटर के लिए, तो रूस बस किसी ऐसे देश से खरीद सकता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से खरीद रहा है। अगर बाजार छोटा हो तो पश्चिमी सरकारों के लिए प्रतिबंध लागू करना आसान होता है, जिससे रूस के लिए चकमा देना मुश्किल हो जाता है। मुझे लगता है पुतिन के लिए और बुरी खबरें आ सकती हैं, क्योंकि यूक्रेन ड्रोन से हमला कर रहा है। और सोचिए क्या, उन्हें और भी ज्यादा मिसाइलें मिल रही हैं। और मैं टॉमाहॉक मिसाइलों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूक्रेन में बनी घरेलू मिसाइलों की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 3 दिन पहले राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद पुष्टि की थी कि यूक्रेन ने इस युद्ध के दौरान अब तक 9 बार फ्लेमिंगो क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। साथ ही उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसकी पुष्टि की थी वे साल के अंत तक इन मिसाइलों का उत्पादन शुरू करने की उम्मीद करते हैं। इसका मतलब है कि आने वाले महीनों में हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये मिसाइलें रूसी नियंत्रित क्षेत्रों में और यहाँ तक कि रूस के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगी। हाल ही में हमें यूक्रेनी नौसेना से पुष्टि मिली कि उन्होंने अपनी मिसाइल नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल करके हैलोवीन के दिन एक बड़े रूसी ठिकाने पर हमला किया। यह ओरियल थर्मल प्लांट था। अब इस कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा यह है कि उस क्षेत्र के प्रमुख गवर्नर या जो भी रूसी उन्हें कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि सारी क्षति ड्रोन के मलबे की वजह से हुई थी। उन्होंने ऐसा कहा, लेकिन फिर हमले की फुटेज सामने आ गई और आप लोग खुद देखिए और मुझे बताइए कि क्या यह ड्रोन के मलबे जैसा लगता है। अब जैसे कि यह फुटेज ही काफी नहीं थी, उस इलाके में रहने वाले रूसी नागरिक जो वहां के निवासी हैं, वे ड्रोन हमलों के आदी हैं। कई लोगों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि जो उन्होंने सुना वह ड्रोन या मलबा नहीं था बल्कि कुछ अलग था, और यूक्रेनी नौसेना का कहना है कि वह हमला नेपच्यून मिसाइल था। इसका मतलब है, जैसा कि आप उस क्लिप में देख सकते हैं और जैसा कि आप इस वीडियो की सभी क्लिप्स में देख सकते हैं, इस बार की सर्दी पुतिन और उन रूसियों के लिए जो युद्ध का समर्थन करते हैं पिछले 3 सालों की सर्दियों से काफी अलग होने वाली है। अगर रूस यूक्रेनी नागरिकों को डराता है तो यूक्रेन के पास रूस पर पलटवार की ज्यादा क्षमता है। अभी किसी कारणवश मुझे यह खबर पारंपरिक और मुख्यधारा मीडिया में ज्यादा कवर नहीं दिख रही है। शायद वे ऐसी किसी चीज को कवर करने से डरते हैं, या फिर शायद उन्हें ऐसी किसी चीज में दिलचस्पी ही नहीं है। जैसा कि आप हमारे रोजाना वीडियो से देख सकते हैं, यही हमारी गहरी दिलचस्पी है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम चाहते हैं कि यूक्रेनियन यह युद्ध न हारें। यही वजह है कि हम वो कवरेज करते हैं जो हम करते हैं, और यही वजह है कि हमने हाल ही में बेसिक्स इनसाइडर शुरू किया है। यह हमारा प्लेटफॉर्म है
जहां हम वे खबरें कवर करते हैं जिन्हें पारंपरिक मीडिया नहीं दिखाता। सबसे अच्छी बात है, हमारे पास कोई पाबंदी नहीं है। यह प्लेटफॉर्म हमने खुद शुरू से बनाया है। तो YouTube की तरह हमें ड्रोन विस्फोट को सेंसर नहीं करना पड़ता। हमें किसी रूसी दूत को यूक्रेनी रक्षकों द्वारा नष्ट किए जाने को सेंसर नहीं करना पड़ता। हमें ऐसी कोई चीज भी सेंसर नहीं करनी पड़ती जो विज्ञापनदाताओं को नहीं पसंद। हम वेबसाइट को आपके समर्थन से चलाते हैं, विज्ञापन नहीं दिखाते। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं तो कृपया basicsinsider.com जरूर देखें। आप विवरण में दिए गए लिंक का उपयोग कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। साइन अप करने पर आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो YouTube पर नहीं डाल सकते, और इसके अलावा हम हर हफ्ते और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और बहुत सारे QA वीडियो बनाने की योजना बना रहे हैं। तो आगे बढ़िए, वेबसाइट देखें और आज ही साइन अप करें। आप चैनल को सपोर्ट करेंगे और यहाँ चैनल पर जो कवरेज हम करते हैं उसे भी सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।